हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करने वाले हैं जो जनवरी 2022 5 जनवरी 2022 को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था ज्योग्राफी का, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे आज हम उनको देखेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और किस प्रकार से उनके आंसर होने चाहिए। फ्रेंड्स, आखिर तक देखिए, सब पता चल जाएगा क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और कैसे पूछे गए थे और उसके क्या आंसर होने चाहिए। ये कम से कम फ्रेंड्स कम से कम 65-66 क्वेश्चंस हैं जो मैंने सब लिख रखे हैं। उनको एक एक करके मैं सब आपको बताऊंगा। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा हम कितना अच्छा कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो मैं शुरुआत करता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले पूछा गया था पेनी प्लेन, यानी ये पेनी प्लेन किससे संबंधित है। तो ये जलोढ़ से निर्मित मैदान होता है जो वृद्ध अवस्था में मैदान यानी समतल हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाती हैं और मैदान बन जाता है, यानी एक आकृति विहीन मैदान बन जाता है। तो ये इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था नवनियतिवाद का विरोध, यानी कि नवनियतिवाद का विरोध किसने किया था। तो विलास और फेब्रे थे जिन्होंने नवनियतिवाद का विरोध किया था, क्योंकि विलास और फेब्रे संभववाद से रिलेटेड हैं। ये हैं संभववाद। तो फ्रेंड्स ये हैं संभववाद के, तो इन्होंने इसका विरोध किया था। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पूछा था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता किसने बताया था विविधता में एकता का सिद्धांत। तो कार्ल रिटर। तो इसके होंगे कार्ल रिटर। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया था फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र में मैदान का अभाव होता है, यानी मैदान कहाँ नहीं होता, कितनी गहराई पे जाने के बाद में मैदान नहीं पाया जाता है, यानी नहीं होता है। तो 60 से 70 मीटर ये होता है, ये अक्षांश रेखा के सहारे होता है। तो 60 से 70 मीटर इसका सटीक आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं एक बार ये वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैंने और न्यू जो मुझे मिले हैं मैंने उसमें बताने की कोशिश की है। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फ्रेंड्स वो मैंने लिखी नहीं थी, वो मैंने डायरेक्ट बोल करके बनाई थी कि इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। तो मुझसे कमेंट्स में बोला गया था कि भैया इसको थोड़ा सा जो है आप लिख के बता दीजिए, जो हमारा ध्यान भी रहे कि हम क्या चीज़ करके आए हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो लिख के बना रहा हूँ आज। इससे पहले मैं बोल के मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने सभी ने देखी होगी वो। तो इसको देखिएगा, इससे और ज़्यादा मैंने इसमें मेंशन किया है क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फिर पूछा गया था कितने मीटर तक होता है। तो मैंने बताया फ्रेंड्स 60 से 70 मीटर तक अक्षांश रेखाओं के सहारे मैदान का अभाव होता है, यानी पाया जाता है, अभाव होता है यानी कमी पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स 5वें क्वेश्चन, आर्कटिक महासागर में बर्फ़ का विस्तार किस माह में पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ का विस्तार है किस माह में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं भी इस एग्ज़ाम को देकर आया था, तो मैंने फ्रेंड्स उसमें दिसंबर लगाया था। देखते हैं फ्रेंड्स, वैसे इसका जनवरी भी हो सकता है, लेकिन जनवरी में तो ये होता है जैसे ये मान लो ये हमारा पृथ्वी है, तो जनवरी के बाद में तो सूर्य जो है नीचे की ओर आने लगता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो होना चाहिए मेरे हिसाब से जनवरी में होना चाहिए, क्योंकि 4 जनवरी के बाद सूर्य जो है दक्षिणायन होने लगता है, यानी यहाँ आने लगता है, इक्वेटर के सहारे ऐसे आने लगता है। तो फ्रेंड्स होना चाहिए इसके हिसाब से दिसंबर। देखते हैं क्या रहता है फ्रेंड्स। वैसे जनवरी बता रहे हैं बहुत लोग, लेकिन मेरा भी एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, तो मैंने इसका आंसर दिसंबर किया था फ्रेंड्स। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र में जीव निक्षेप कहाँ पर होंगे, यानी जो समुद्र में जो जीव के निक्षेप होते हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स उसका आंसर होगा नितल, यानी समुद्र के नीचे यानी नितल पर पाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवात के बनने के क्रम बताएं, यानी सबसे पहले अगर चक्रवात बनेगा तो उसमें सबसे पहले क्या बनेगा और सबसे लास्ट में क्या बनेगा। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले चक्रवात की आँख बनती है, यानी उसकी दीवार बनती है आँख की इस तरीके से। तो और उसके बाद वर्षण सर्पिलाकार एक पट्टी बनती है ऐसे। फिर बेलाकार क्षेत्र होता है, ऐसे क्षेत्र बनता जाता है फ्रेंड्स। फिर सबसे बाद में इसमें जो है ऐसे 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 क्या होने लगती है, संवहनीय वर्षा या पट्टी बन जाती है। तो ये क्रम है फ्रेंड्स इसका। आगे देखिए फ्रेंड्स, फिर पूछा था भारत के मानसून के बारे में किसने बताया। तो फ्रेंड्स सबको पता है भारत के मानसून के बारे में अल मसूदी ने बताया था, और मानसून जो शब्द भी दिया था वो अल मसूदी के द्वारा ही दिया गया था। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था
कन्वेंशन का क्रम पूछा गया था, यानी सबसे पहले कौन सा समिट हुआ था यानी कन्वेंशन हुआ था। तो आपको पता है फ्रेंड्स, आईपीसीसी ये 1990 में आया था, 1990 में। अर्थ समिट यानी कि रियो डी जेनेरियो वाला ये 1992 में आया था फ्रेंड्स। आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 यानी कि 1997 में आया था फ्रेंड्स। पेरिस सम्मेलन यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को 2% कम करने के लिए ये पेरिस में आया था 2015 में फ्रेंड्स। ये इसका सही क्रम है फ्रेंड्स। और अगर उसके ऑप्शन देखेंगे तो अर्थ समिट किसी में शुरुआत में था, किसी में बाद में था, तो इसका ये सही होगा फ्रेंड्स। ये मैंने सब जो भी बताएं बिल्कुल सिस्टमेटिक बताएं फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखिएगा। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। NAD का सूत्र आया था, यानी जो कृषि उत्पादकता है तो उसका सूत्र पूछा गया था कि ये सूत्र किसका है। तो ये सूत्र जो है Y1/n अनुपात T1/Tn। तो ये फ्रेंड्स NAD का सूत्र है। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये इसका आंसर होगा NAD। फिर पूछा था फ्रेंड्स वैगनर, 11वां क्वेश्चन, वैगनर का कथन पूछा गया था कि ये जो वैगनर का जो कथन था इसमें कि ये जो वैगनर महोदय हैं वो किस चीज़ से संबंधित हैं, यानी वो किस चीज़ की व्याख्या करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स आपको पता है ये जलवायु से संबंधित हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो रहा है इनका जिग्सा फिट थ्योरी रहा है, जिसका अभिप्राय होता है कि एक महाद्वीप का दूसरे महाद्वीप में ज्वाइंट होना, यानी एक महाद्वीप का दूसरे महाद्वीप में मिलना, ये इसका सटीक आंसर होगा। जिग्सा फिट होता है यानी आप अगर दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका को अगर आप देखेंगे और इसको अगर बराबर पास लेके जाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएंगे। तो यही होती है जिग्सा फिट थ्योरी। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमें मिलाने थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 12वां क्वेश्चन थे कौन निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। उधर पूछा गया था, सबसे पहले मैंने बताया था ये रहा फ्रेंड्स, नवनियतिवाद का विरोध किसने किया था। तो फ्रेंड्स आपको पता है जो संभववादी होंगे तो नवनियतिवाद का विरोध करेंगे, और जो नवनियतिवादी होंगे वो संभववाद का विरोध करेंगे। तो जो यही पूछा है फ्रेंड्स कि कौन निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। तो ये विलास और ऑस्कर पेस्चल निश्चयवाद से संबंधित नहीं है, क्योंकि विलास और ऑस्कर पेस्चल जो हैं फ्रांसीसी हैं, और फ्रांसीसी जो ज्योग्राफर्स होते हैं फ्रेंड्स वो संभववाद को मानते हैं, संभववाद को मानते हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन, वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण किसने किया था। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो वैज्ञानिक रूप से अगर मानचित्रण किया था वो क्लॉडियस टॉलेमी ने किया था। यहीं अगर फ्रेंड्स पूछता, इसमें थेल्थ भी ऑप्शन में था, लेकिन थेल्थ जो है प्रारंभिक गणितीय भूगोलवेत्ता थे, यानी जो शुरुआत में ज्योग्राफी में जो भूगोल का कार्य किया था वो थेल्थ ने किया था। और प्रथम अगर कार्टोग्राफर की बात होती तो हम प्रथम कार्टोग्राफर में अनेक्जिमेंडर को ले सकते थे। लेकिन जो पूछा है वैज्ञानिक रूप से यानी साइंटिफिक रूप से मानचित्रण किसने किया था, तो क्लॉडियस टॉलेमी ने। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन था क्रस्टालर की थ्योरी से कुछ कथन थे फ्रेंड्स, वो मेरे याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि क्रस्टालर की जो थ्योरी थी 1933 में आई थी, उसमें एक कथन दिया था फ्रेंड्स, मुझे याद नहीं है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 15वां क्वेश्चन, सेकेंद्रीय वलय सिद्धांत पूछा था वर्गेस का जो था कि इसमें सबसे पहले क्या आता है, दूसरे पे क्या आता है, तीसरे पे क्या आता है और फोर्थ पे क्या आता है। तो सबसे पहले आपको पता है फ्रेंड्स CBD होती है, यानी किसी भी अगर क्षेत्र होता है कोई तो उसमें सबसे पहले एक CBD होती है, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती है। उसके बाद में एक संक्रमण यानी ये CBD होती है, CBD, फिर इसके संक्रमण पेटी होती है, यहाँ पर सारे क्रियाकलाप होते हैं। फिर एक निम्न आवासी होते हैं, यानी इनको जो काम करने वाले जो होते हैं उनके पास में रहने वाले निम्न श्रेणी के लोग रहते हैं, यानी कि निम्न श्रेणी के अधिवास होते हैं। फिर आप अगर यहीं फोर्थ पे देखें, इसके बाद में यहाँ फोर्थ पे देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ आ जाते हैं मध्यम आवासीय क्षेत्र। ये फ्रेंड्स ये क्रम लगाना था इसका, बहुत सिंपल था। आगे फ्रेंड्स था 16वां क्वेश्चन, यानी कोपेन यानी कि भारत में AMW जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, A का मतलब होता है अधिकतम वर्षा, M का मतलब होता है मानसूनी और W का मतलब होता है वार्म। तो कोपेन यानी भारत में AMW कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स। तो उसमें ऑप्शन में फ्रेंड्स आसाम भी था, पंजाब भी था, गोवा था और MP था। तो फ्रेंड्स सबसे सटीक जो ऑप्शन था वो गोवा था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर गोवा होगा। फिर था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी यानी कि जलीय सिद्धांत
किसका है? तो जलीय सिद्धांत या हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। तो फ्रेंड्स ये थी आर ही हॉर्टन की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फिर पूछा गया था हिमयुग के बारे में किसने बताया था? तो फ्रेंड्स हिमयुग के बारे में लुई अगासिज ने बताया था। ये फ्रेंड्स पहले भी आ चुका है PYQ में, अगर आप देखेंगे तो। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यानी सर्क किस श्रेणी का है? यानी सर्क जो होते हैं किस श्रेणी में आते हैं? हमको पता है जो माउंटेन होते हैं, जो पर्वतों के शिखर पर होते हैं, उनको सर्क कहते हैं। उसके नीचे जो होती है फ्रेंड्स वो जो है टॉर्न झील होती है। तो सर्क अगर हम देखें तो वो तृतीयक श्रेणी के हैं, क्योंकि जो प्रथम श्रेणी होती है फ्रेंड्स उसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं, और द्वितीय यानी कि सेकेंडरी में बात करें फ्रेंड्स तो उसमें पर्वत और पठार आते हैं। वहीं अगर तीसरे की बात करें फ्रेंड्स तो उसमें सर्क है और हिमनद से बनने वाले निक्षेप हैं या जलोढ़ से निर्मित मैदान हैं, यानी कि जो ऊपर होते हैं जैसे लोयस का मैदान है, ये सारी चीज़ें तृतीयक श्रेणी में आती हैं। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स 20वां क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जाति जो 8 पॉइंट्स, ये फ्रेंड्स 1 और 2 में ये असंसन रीजन में पूछा गया था फ्रेंड्स कि ये बताइए, असंसन रीजन में पूछा गया था फ्रेंड्स कि इसका मतलब एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो पूछा गया था अनुसूचित जाति 8.6% जो भारत के MP में निवास करती है। तो हाँ फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात है कि जो 8.6% जो अनुसूचित जनजाति है वो MP यानी कि मध्य प्रदेश में निवास करती है। क्यों? यानी इसलिए या क्योंकि लगाते हैं हम बिकॉज कि क्यों, इसका कारण क्या है? तो कारण था फ्रेंड्स वहाँ वनों का क्षेत्रफल ज़्यादा है और वन पहाड़ी क्षेत्र हैं और ढलानी क्षेत्र हैं, और कुछ ये कारण इसका रहा है। इस वजह से कथन और कारक दोनों सही हैं, और ये भी सही है। वैसे भी आप देखोगे फ्रेंड्स तो जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है वो MP के अंदर ही पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, यानी कि कथन और कारक दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यानी पूछा गया था वन लाइनर में साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स हमको पता है साइलेंट वैली जो है केरल में सिचुएटेड है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स। फिर पूछा था जर्मन भूगोलवेत्ताओं का क्रम लगाइए, यानी कि उनके आने के क्रम में सजाइए। तो फ्रेंड्स आने के क्रम में अगर हम देखें तो ऑस्कर पेस्टल आए थे, फिर रिस्टोफन आए थे, उसके बाद रेडजेल आए थे, उसके बाद हैटनर आए थे। वहाँ हैटनर ऑप्शन में नहीं था तो उसके बाद में आए थे ट्रॉल महोदय, यानी कार्ल ट्रॉल। तो ऑस्कर पेस्टल, रिस्टोफन, रेडजेल और ट्रॉल। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नया क्वेश्चन। पूछा था कुछ क्रम लगाना था, जैसे सबसे बड़ा या सबसे छोटा, यानी कि एक इस तरीके से क्वेश्चन था। सबसे बड़ा तो मैंने लगा के दिखाया फ्रेंड्स यहाँ पे। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक परिमंडल होता है, यानी कि कल्चरल रियलिज्म होता है फ्रेंड्स। उसके बाद होता है सांस्कृतिक प्रदेश, यानी कि कल्चरल रीजन होता है फ्रेंड्स। फिर आता है सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी कल्चरल फील्ड होता है फ्रेंड्स। फिर सबसे बाद में आता है ट्रेट, ये सबसे बाद में आता है। अगर इस ऑप्शन को हम देख लेते तो आराम से इससे भी लगा सकते थे। तो फ्रेंड्स ये इसका क्रम था, यानी सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक प्रदेश एवं सांस्कृतिक क्षेत्र और बाद में ट्रेट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पूछा था भूगोल में क्या समाहित है या संबंधित है? ये फ्रेंड्स सबसे अंतिम क्वेश्चन था जब मैंने इसको सॉल्व किया था। तो अगर हम देखा जाए तो भूगोल के अंदर एक समाज भी होता है फ्रेंड्स, यानी सोशल, और एक इतिहास भी होता है, क्योंकि आप देखते हो बहुत सारी थ्योरी बन चुकी हैं, सिद्धांत हैं, तो वो कहीं ना कहीं इतिहास के रूप में आज हम उसको पढ़ते हैं। तो एक अर्थशास्त्र भी होता है, यानी कि उसकी इकोनॉमी भी होती है, क्योंकि आज देख रहे हैं फ्रेंड्स पेट्रोलियम है और हीरे मोती जवाहरात ये भी सब आते हैं, वो सब इसी के बेस पर होते हैं। तो जिस ऑप्शन में ये तीनों थे फ्रेंड्स, ये आंसर इसका सही होगा। मैंने फ्रेंड्स इसको ही लगाया था, बाकी देखते हैं क्या रहता है। मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी के अंदर एक समाज भी होना चाहिए, इतिहास भी होना चाहिए, एक इकोनॉमी भी होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कुछ पुस्तकें थी, यानी मैच द फॉलोइंग करनी थी। तो हमें पता है किताब अल दहाब, यानी दहाब तो ये मसूदी की, और किताब अल हिंद ये अलबरूनी की थी। एक मुकद्दिमा यानी कि इब्न खालदून की थी फ्रेंड्स, एक मेरे याद नहीं है। 2 अक्षर का नाम था लेखक का,
मेरे याद नहीं फ्रेंड्स, उसको याद होता मैं ज़रूर मेंशन करता इसमें। तो इसका ये 3 से हो जाएगा। वैसे 1 से ही हो गया था मेरा तो ये, क्योंकि सबके वैसे ज़्यादातर देखे जाए क्वेश्चंस तो ऐसा नहीं था। एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो एक या दो ऑप्शन से हो रहे थे, बाकी एक ऑप्शन से ही सारे आंसर निकल रहे थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 35% से ज़्यादा नगरीकृत राज्य, यानी कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें 35% से ज़्यादा नगरीकरण है, यानी कि उसमें नगरीकरण ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए वहीं गोवा, तो गोवा में अगर भारत में अगर ओवरऑल देखा जाए तो 62.2 समथिंग इसमें नगरीकरण है, यानी कि 38.8 समथिंग जो है ग्रामीण है, बाकी टोटल क्या है नगरीकरण है। वहीं तमिलनाडु की बात करें फ्रेंड्स, कम से कम 40 से 42% है, केरल भी लगभग 46% है, महाराष्ट्र देखा जाए तो 48.4 कुछ है। तो फ्रेंड्स ये इसका सही क्रम होगा। वैसे अगर इसको करना था, एक ऑप्शन में सिक्किम था, 2 से 3 ऑप्शन में, तो अगर हम सिक्किम को एलिमिनेट कर देते तो हमारा आंसर निकल सकता था, क्योंकि सिक्किम में मैक्सिमम 24 से 25% नगरीकरण है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फिर पूछा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक से कौन संबंधित हैं, कुछ इस तरह का था, मतलब किसकी नहीं है, यहाँ पर था कौन संबंधित है। मेरे याद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से कौन संबंधित हैं, तो इससे डार्विन संबंधित हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फिर पूछा गया था फ्योर्ड तट से प्रश्न था, एक फ्योर्ड तट से प्रश्न था, यानी कथन में था, यानी एक सही है या 2 सही हैं या दोनों सही हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर। फ्योर्ड तट हिमनदीय क्षेत्र में होता है। हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, ये फ्योर्ड तट जो होते हैं हिमनदीय क्षेत्र में होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा फ्योर्ड तट नॉर्वे का फ्योर्ड तट है, जिसके बारे में आस्कर पेस्टल ने बहुत बारीकी से बताया था। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। फिर पूछा था कि फ्योर्ड तट के किनारे पर उथला तथा डूबा हुआ होता है। फ्रेंड्स हमें पता है वो इमरजेंस भी होता है और सबमर्जेंस भी होता है, यानी कि उठा हुआ भी होता है और डूबा हुआ भी होता है। तो फ्रेंड्स इसके दोनों आंसर सही होंगे, यानी कि दोनों ऑप्शन सही होंगे। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स। फिर पूछा था किस समय उच्च जन्म दर तथा वृद्धि रही है, यानी किस समय सबसे ज़्यादा जन्म दर या वृद्धि रही है। तो आपको पता है फ्रेंड्स 1961 से लेके 1971 तक सबसे ज़्यादा, यानी कि देखा जाए तो 24.88 समथिंग बढ़ोतरी रही है। उसके बाद में डिक्लाइन होते चला गया, यानी वहीं 71 से 81 की बात करें तो 24.66 था, यानी 24.66 था। उसके बाद अगर 81 से 91 की बात करें फ्रेंड्स तो 23.87 था। वहीं 91 और 2001 की बात करें फ्रेंड्स तो 21.7 था। वहीं 2001 और 11 की बात करें फ्रेंड्स तो 17.5 या 6 लगभग था। तो अगर आप इसको देखें यहाँ तो यही पूछा था सबसे ज़्यादा कहाँ वृद्धि दर, कैसे वृद्धि दर रही है, जन्म दर उच्च दर रही है। तो सबसे ज़्यादा 1961 और 1971। ऑप्शन में 61 71 नहीं था फ्रेंड्स, 1950 था, 1960 था, 1990 था, कुछ ऐसा था। तो उसमें हमको निकालना था 1980। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये इसका सही आंसर होगा। फिर पूछा गया था ये क्वेश्चन वर्षा के शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो शुद्ध वर्षा जल है उसका पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में 4 से 5 भी था और 8 से 9 भी था फ्रेंड्स, और ये 6 से 7 भी था। तो मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स 6 से 7 होना चाहिए। 4 से 5 अगर देखें तो अम्लीय होता है, और 8 से और 9 देखें तो फ्रेंड्स क्षारीय होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आंसर इसका 6 से 7 इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन यानी कि पीएच मान होना चाहिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फिर पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में सही युग्म छांटिए। तो सही युग्म में नोकरेक कहाँ है फ्रेंड्स। नोकरेक जो नेशनल पार्क है वो मेघालय में है, और अगर वहीं सिमलीपाल की बात करें तो वो उड़ीसा में है। तो यही दोनों हमको निकालने थे, बाकी युग्म जो है सही नहीं थे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। वान थ्यूनन की शाखाओं का क्रम लगाइए, यानी जो वान थ्यूनन का सिद्धांत था 1826 में आया था, उसका क्या क्रम था। तो आपको पता है अगर कोई भी सेंट्रल यानी केंद्र होता है तो सबसे पहले मतलब बागवानी कृषि होनी चाहिए वहाँ पे। फिर दूसरे में काष्ठ लकड़ी की बात की थी इन्होंने फ्रेंड्स, और तीसरे में खेती की बात की थी, और चौथे में अन्न उत्पादन। और वहीं अगर पाँचवें की बात करें फ्रेंड्स तो भूमि प्रति था, भूमि प्रति
और अगर छठे की बात करें फ्रेंड्स, तो छठे में था फ्रेंड्स पशुपालन। तो कुछ ये क्रम लगाने के लिए आया था, बस यहाँ तक पूछा गया था फ्रेंड्स। तो बागवानी होगा सबसे पहले, बागवानी कृषि यानी दूध वगैरह का कार्य होगा यहाँ पे। फिर काष्ठ लकड़ी यानी कि जो वुड वगैरह का काम होता है वो। फिर खेती होगी, या 3 खेत प्रणाली बोलते हैं। और चौथे में अन्य उत्पादन और भूमि प्रति और पशुपालन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फिर पूछा गया था रेड जेल की किस पुस्तक में लेवेंथ्रम शब्द का उपयोग किया गया था। तो हम सबको पता है फ्रेंड्स, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किया गया था, क्योंकि फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी और फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये दोनों के पिता भी कहे जाते हैं। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिसी ज्योग्राफी में लेवेंथ शब्द का उपयोग या यूज किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और भी हैं, अभी कुछ क्वेश्चन तो और रह गए हैं लगभग, आज देख लेते हैं सभी। चलिए फ्रेंड्स, फिर पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में सॉरी फ्रेंड, पूछा था कालिंदी कहाँ है। तो कालिंदी फ्रेंड्स कर्नाटका। फिर पूछा गया था शेषाचलम, तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। और शीत मरुस्थल पूछा गया था फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में है। वैसे अगर शीत मरुस्थल देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश का अभाव था, तो इसके करीब में जो आंसर था वो जम्मू कश्मीर था फ्रेंड्स, ये रहा। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फिर मैच द फॉलोइंग में एक और पूछा गया था, चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है। तो हम सबको पता है फ्रेंड्स, उत्तराखंड से है। सुंदरलाल बहुगुणा, नंदा देवी, गौरव देवी कुछ थे। और फ्रेंड्स पूछा गया था साइलेंट वैली। आपको पता है ये क्वेश्चन मैं पहले, इससे पहले भी करा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन 2 जगह आया था, पूछा एक वन लाइनर में पूछा गया था साइलेंट वैली कहाँ सिचुएटेड है, तो केरल में है। और एक मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था साइलेंट वैली यानी केरला। फिर पूछा गया था नर्मदा बचाओ कहाँ से संबंधित है। तो फ्रेंड्स गुजरात और एमपी और महाराष्ट्र। अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा जो है एमपी में है 82%, वहीं गुजरात में देखें तो 12%, वहीं महाराष्ट्र में देखें तो लगभग 4%, सॉरी फ्रेंड्स 3%। तो कुछ ये था, तो ऑप्शन में एमपी नहीं था, तो हम गुजरात लगा सकते थे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था, PYQ है, ऐसे उठा लिया गया था डायरेक्ट। यानी गंगा नदी कैसा डेल्टा बनाती है, तो चापाकार डेल्टा बनाती है फ्रेंड्स। पूछा नर्मदा नदी क्या बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है, यानी कि ज्वार नदमुख बनाती है फ्रेंड्स। फिर पूछा था मिसिसिपी क्या बनाती है, तो मिसिसिपी यानी पक्षी पंजाकार डेल्टा, जो मिसिसिपी है USA का, वहाँ पर बनाती है फ्रेंड्स। और पूछा था टाइबर नदी या टीबर नदी, ये अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पूछा था कुछ मैच द फॉलोइंग में कटक पूछे गए थे, यानी कि फिलीपींस कटक कहाँ सिचुएटेड है। तो फिलीपींस कटक आपको पता है, फिलीपींस यानी प्रशांत महासागर। और फिर पूछा था प्यूर्टो तो आपको पता है अटलांटिक महासागर या दक्षिण अटलांटिक महासागर। और फ्रेंड्स फिर पूछा गया था रैम्स, ये अंटार्कटिका में है कटक रैम्स। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था सुंडा आपको पता है हिंद महासागर में। तो ये मैच द फॉलोइंग में था, एक से ही लग गया था फ्रेंड्स। फिर एक क्वेश्चन और था फ्रेंड्स, फॉसिल वाटर यानी कि फॉसिल जल क्या होता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स तटवर्ती जल होना चाहिए, यानी जो तट जैसे ये मान ले अपना भारत है फ्रेंड्स, तो ये जो जल है, ये जो है सेंटर, यहाँ से जो अंदर इंटरनल जल होता है, मेरे हिसाब से ये तटवर्ती जल होना चाहिए। क्योंकि फॉसिल अगर देखा जाए तो फॉसिल जो एक तरह से जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है और डीजल और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अपतट प्रदेशों में यानी तट हैं, ये तट से दूर यानी यहाँ पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेट करता है, इसलिए मेरे हिसाब से आंसर तटवर्ती जल होना चाहिए। वैसे ऑप्शन में उल्का से भी दिया था और कुछ कई सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स, तो मैंने इसको यही टिक किया था, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या रहता है। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था ज्वार भाटा का सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। तो फ्रेंड्स उसमें चंद्रमा था, सूर्य था, और एक नदी ऑप्शन था, और एक और था फ्रेंड्स। तो आपको पता है अगर ज्वार भाटा का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाए तो 5:11 यानी ये सूर्य का होता है, और ये होता है 11, ये होता है फ्रेंड्स चंद्रमा का।
तो अगर इसमें यहाँ हम देखा जाए हम तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है चंद्रमा का ज्वार भाटा पर पड़ता है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत समीप स्थित है, इसलिए इसका जो समीप होता है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स चंद्रमा होगा। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा था मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी किसका भाग है, यानी कि जो मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी है वो किसका भाग है? तो फ्रेंड्स डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, यानी कि यथार्थता व सत्यता। तो ये इसमें बुक में दिया गया था। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स सब उल्टा हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स। फिर पूछा गया था किसी ग्राम का कृषि क्षेत्र प्रदर्शन करने के लिए आरएफ क्या होगा, यानी किसी कोई ग्राम है, अगर किसी उसका कृषि क्षेत्र हमको अगर दिखाना है, प्रदर्शन करना है, तो उसका आरएफ क्या होगा? तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो 1:3 लाख होना चाहिए। और वैसे मेरे जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मेरे काफ़ी दोस्त बोल रहे थे कि उसका आंसर 1:2.5 लाख, 1:1 लाख, 1:50,000 सब अपना अपना बता रहे थे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं जैसे मैंने पढ़ा है जितना, तो उसके हिसाब से मैं बताऊं तो 1:3 लाख होना चाहिए। क्योंकि एक फ्रेंड देखा होगा आपने, सबसे पहले होता है कैडेस्ट्रल मैप, फिर होता है फ्रेंड्स स्थलाकृतिक मैप, फिर होता है फ्रेंड्स नगरीय मैप, फिर होता है फ्रेंड्स दिवाली मैप या भित्ति मैप, यानी दिवाली का मतलब दीवार पे जो लगाते हैं, यानी भित्ति मैप। फिर फ्रेंड्स सबसे बाद में होता है एटलस मैप। अब आप यहीं फ्रेंड देखो, सबसे बड़ा जो मान था इसमें यही था, जितना छोटा एरिया उतना बड़ा मान। तो कैडेस्ट्रल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो 1:3 लाख था। और स्थलाकृति का उससे छोटा हो जाएगा, उससे छोटा नगरीय मैप का हो जाएगा मान, उससे छोटा भित्ति मैप का हो जाएगा, बॉल मैप का, और उससे छोटा एटलस मैप का। फ्रेंड्स ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। देखते हैं बाकी क्या रहता है। बाकी मेरे दोस्त बोल रहे थे 2.5 लाख होगा, 1 लाख होगा, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या रहता है। फिर एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चक्रवात से प्रभावित होने वाले तटीय राज्य का क्रम आरोही क्रम में लगाइए, यानी कि आरोही का मतलब होता है सबसे छोटे से सबसे बड़ा, यानी सबसे कम प्रभाव कहाँ पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो अगर आप देखें कि बाकी ये जो है तटीय राज्य हैं, ये भी तटीय राज्य है, ये भी तटीय राज्य है, और राजस्थान अगर देखा जाए तो ये जो है तट से दूर है फ्रेंड, क्योंकि ये इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान जो है एक तटीय मतलब सटा हुआ है, तो भूमिबद्ध राज्य है, तो ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो है इधर ये बाकी देखो आप, तो ये सब बंगाल की खाड़ी में से रिलेट करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव जो इन पर होगा और सबसे कम जो होगा राजस्थान में होगा। अगर आप एक ऑप्शन से ही लग जाता फ्रेंड्स, अगर आप लगाते कि राजस्थान तो समुद्र तट से थोड़ा दूर है, तो समुद्र तट से दूर है तो इसका इफेक्ट सबसे कम पड़ेगा, तो अगर राजस्थान देखते तो उससे लग जाता। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए और होगा भी फ्रेंड्स। आगे देखिए, फिर प्रवाल भित्ति का राज्यवार क्रम बताइए, यानी जो प्रवाल है, कोरल रीफ हैं, वो सबसे ज़्यादा और से सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी डाटा चेक किया और मुझे याद है ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में मिलेगी, यानी सुंदरवन डेल्टा, वहाँ से इसको लगा सकते थे। इसमें 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए थे, लेकिन 2 ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन था कि गोवा को पहले बाद में रखें या आंध्र प्रदेश को बाद में रखें। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए, मैंने एक लॉजिक लगाया अपने हिसाब से कि जो पश्चिम बंगाल है तटीय है, उथला है, क्योंकि वहाँ गंगा नदी डेल्टा बनाती है, इसलिए वहाँ ज़्यादा होंगे। उड़ीसा में महानदी डेल्टा बनाती है तो वहाँ भी ज़्यादा होंगे, और गोवा में मांडवी नदी जो है डेल्टा बनाती है, थोड़ा सा एस्चुरी बनाती है, लेकिन थोड़ा डेल्टा ही बनाती है वो, तो इसमें है। लेकिन वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स, तो वहाँ इतनी गहराई है, जैसे अपना विशाखापट्टनम है,
इतनी गहराई है कि गहराई में आपको पता है प्रवाल नहीं पनपते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने इस हिसाब से ये ऑप्शन को लगाया। बाकी फ्रेंड देखते हैं क्या रहता है, वो डाटा भी बदलता रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर डीप ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है, इसलिए आंध्र प्रदेश सबसे बाद में होना चाहिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फिर पूछा था कटक का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए, यानी सबसे ऊपर उत्तर में कौन है और सबसे दक्षिण में कौन है। तो आप देखेंगे चौगोस कटक होगा सबसे ऊपर उत्तर में, फिर उसके बाद लक्षद्वीप होगा फ्रेंड्स, फिर आप उसके नीचे देखोगे सेंट पॉल होगा और उसके नीचे देखोगे कार्ल गुरेन होगा जो कि अरब महासागर में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये इसका क्रम रहेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 5-6 क्वेश्चन और हैं, इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रेड जेल को मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जाना जाता है, यानी कि रेड जेल को मुख्य रूप से यानी किस कार्य में उनका योगदान रहा है। तो उनका जो योगदान था, राज्य का जैविक रूप में संबंध कैसा होता है, यानी कि राज्य का जैविक रूप में संबंध, ये इसका सही था फ्रेंड्स। 4th ऑप्शन इसका सही था। फिर पूछा गया था मैच द फॉलोइंग फ्रेंड्स, अरावली यानी कि अरावली की गुरु शिखर है, और सतपुड़ा यानी धूपगढ़ी है, यानी पश्चिमी घाट की दोदाबेट्टा है, और पूर्वी घाट की अरकानडोमा यानी कि जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये पूर्वी घाट की हो गई, ये पश्चिमी घाट की फ्रेंड्स, ये सतपुड़ा यानी धूपगढ़ी मध्य प्रदेश, अरावली यानी कि राजस्थान गुरु शिखर। तो फ्रेंड्स ये था। और एक क्वेश्चन और था फ्रेंड्स जिसमें मुझसे गलती हो गई थी पिछली बार वीडियो में, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स, उसमें मैंने लिखा नहीं था फ्रेंड्स, खाली डायरेक्ट ऐसे ही बताया था खाली बोल के। तो मुझसे कमेंट में कहा गया कि इसको प्लीज़ लिख के थोड़ा सा बताइएगा। तो मैंने कोशिश की इसको सारे क्वेश्चन को लिखने की, और जो और भी कुछ मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन ऐड करे हैं फ्रेंड्स। फिर पूछा गया था, मैंने वहाँ डेसिमल बोल दिया था फ्रेंड्स, लेकिन वास्तव में डॉप्सन होता है वो। तो ओजोन सांद्रता का मापन किससे होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो डॉप्सन में तो इसको मापते हैं, लेकिन डॉप्सन 2 ऑप्शन में था, एक में पायरोनोमीटर था, एक में डॉप्सन के साथ में स्पेक्ट्रोमीटर था। तो फ्रेंड्स मैंने चेक किया तो पायरोनोमीटर जो होता है वो वेवलेंथ के लिए होता है, लेकिन वहीं अगर स्पेक्ट्रोमीटर देखा जाए तो विकिरण यानी जब विकिरण करता है तो जो ओजोन होती है वो केमिकल से क्रिया करती है। इसके हिसाब से फ्रेंड्स डॉप्सन और स्पेक्ट्रोमीटर इसका सही आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने भी यही किया था इसका, यानी कि ये और ये दोनों सही होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगी है इसमें बनाने में और सारा कुछ करने में। तो फ्रेंड्स अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स बस थैंक यू सो मच।